नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर खूब चर्चा है क्योंकि परिणाम जो आए हैं उसने कांग्रेस की जमीन हिलाकर रख दी है। क्योंकि खूब अच्छी से तैयारी कर रखी थी कांग्रेस ने, ढोल नगाड़े पहुंच चुके थे कांग्रेस ऑफिस, जलेबी बनाने की तैयारी भी थी, घोड़े भी पहुंच चुके थे कि शानदार जश्न मनाया जाएगा। लेकिन दोपहर बाद जब नतीजे पलटे तो भगवा लहरा उठा हरियाणा में। जनता ने राहुल की जलेबी को नकार दिया और 4 जून के बाद जो बात चल रही थी कि मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है, वो मैजिक एक बार फिर से जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हरियाणा में कैसे कांग्रेस की फजीहत हुई और किस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मेरे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय और पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अश्विनी जी आपसे ही, जलेबी खाई थी कल आपने? जलेबी खाई भी, जलेबी खिलाई भी, और हम तो चाहते थे कि राहुल गांधी जी भी जलेबी खाएं, लेकिन वो उसके बाद जब से परिणाम आया उसके बाद दिखाई नहीं पड़े। देखिए, हरियाणा जवानों की धरती है, हरियाणा किसानों की धरती है, हरियाणा सैनिकों की धरती है और हरियाणा राष्ट्रवादियों की धरती है। अब हरियाणा को समझ में आ गया है, वहाँ के किसानों को, जवानों को, सबको समझ में आ गया है कि कांग्रेस कहीं न कहीं भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। कांग्रेस सनातन विरोधी है। कांग्रेस जाति के आधार पर बांटती है, भाषा के आधार पर बांटती है। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना। और सत्ता प्राप्त क्यों करना? ऐसा नहीं कि भला करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए। सत्ता प्राप्त करना है केवल और केवल माल खाने के लिए, लूटने के लिए, खजाना लूटने के लिए। मैं हरियाणा पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने जो मैंडेट दिया है, आपने बहुत सारे लोगों को एक तरीके से आपने जवाब दे दिया है। जो लोग बार बार कह रहे थे कि अब जो है जननायक बनने वाले हैं, जननायक हरियाणा में देवीलाल जी हैं, वहाँ राहुल गांधी कभी जननायक नहीं बन सकते हैं। जो जननायक बनने की कोशिश कर रहे थे, हरियाणा के लोगों ने बता दिया तुम जननायक नहीं हो, तुम तो कुछ और ही हो। और एक बात और कि अब कास्ट का, जाति की राजनीति नहीं चलेगी, ये कांग्रेस समझ ले। सनातन विरोधी राजनीति नहीं चलेगी। अगड़े पिछड़े के आधार पर जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही वो नहीं चलेगी। और अगर कांग्रेस फिर ये इसको भी करेगी, अभी आने वाले टाइम में और भी चुनाव है, तो वहां पे भी मुंह खाएगी। बिल्कुल। लेकिन अश्विनी जी, एक बयान की खूब चर्चा हो रही है कि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस बयान ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को हरियाणा में एकजुट कर दिया। योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, ऐतिहासिक तथ्य है ये। जो बलिदान हुआ है हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म मजबूत बना रहे, सनातन धर्म एक बना रहे, हम जो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो खतरे हैं वो खतरे ख़त्म हों, तो स्वाभाविक सी बात है हमें एक बन के रहना पड़ेगा और एकजुट होकर रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, दूसरे लोगों से सीखना पड़ेगा। भाई, एक मज़हब ऐसा है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, उत्तर प्रदेश में जाके वो सपा को वोट करता है, बिहार में जाके वो आरजेडी को वोट करता है, बंगाल में जाके वो ममता को वोट करता है, झारखंड में फिर वो सोरेन को वोट करता है, महाराष्ट्र में जाके फिर आघाड़ी को वोट करता है। तो आप ये देखिए कि उसकी कोई पार्टी नहीं है। उस मजहब का एक ही लक्ष्य है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको जिताएंगे। यही वजह थी कि 2 कैंडिडेट बीजेपी ने मुस्लिम खड़े किए, लेकिन दोनों को हरियाणा में हार मिल गई। मैं कह तो रहा हूँ कि आप देख लीजिए, नूंह और मेवात के एरिया में अल्टीमेटली नूंह और मेवात में पिछले 10 साल से मुफ्त में राशन, मुफ्त में मकान, मुफ्त में दुकान, मुद्रा लोन, इतनी सारी योजनाएं जितना 10 साल में दिया है कि बीजेपी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, वो तो कांग्रेस ने तो कभी नहीं दिया था। उसके पहले यूपीए 1, यूपीए 2 में। इसके बावजूद नूंह और मेवात से बीजेपी को वोट नहीं मिलना, इसका मतलब ये है कि वो उनके लिए विकास कोई मायने नहीं करता, उनके लिए कोई हाईवे, एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन कोई मायने नहीं है, उनके लिए भारत का परम वैभव कोई मायने नहीं है, उनके लिए कुछ मायने नहीं है। उनके लिए एक ही मायने है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको जिताएंगे। इसका मतलब उनका लक्ष्य स्पष्ट है। अब हरियाणा में मुझे लगता है कि नूंह और मेवात से बाकी हरियाणा वालों ने सीख लिया कि अब हम भाजपा को ही जिताएंगे, हम बटेंगे नहीं जातियों पे। तो जो योगी जी ने कहा था एक बनेंगे तो नेक रहेंगे, उसको हरियाणा वालों ने एकदम अपना लिया है। और आने वाले चुनाव में जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा, आप देखिएगा
सब एक बन के रहेंगे। बिल्कुल पंकज जी आपके पास आता हूं, लेकिन एक छोटे सवाल का और जवाब। अब बीजेपी को भी अश्विनी जी समझ में आ गया है कि आरएसएस बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी बीजेपी की जीत है हरियाणा में, उससे कहीं बड़ी आरएसएस के लिए सुकून वाली जीत। देखिए, आरएसएस के बारे में कहना तो कहते नहीं वो दीपक दिखाने जैसा है। आरएसएस के लोग जिस भाव से कार्य करते हैं, संघ के लोग, वो जहाँ पे भी हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, जो व्यक्ति संघ से जुड़े हुए हैं ना, उनका वो जिस भाव से काम करते हैं, आप उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से तुलना नहीं कर सकते। और वैसे भी भाजपा संघ का ही एक अनुशासन, उसका मतलब एक पार्ट है, वो परिवार का हिस्सा है। ऐसे ये कह सकते हैं कि संघ के बहुत सारे परिवार हैं, उस परिवार में एक भाजपा भी है। उसमें अधिवक्ता परिषद भी है, बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, भारतीय किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ, ऐसे करीब 50 संगठन है, उसमें से एक भाजपा भी है। तो भाजपा कभी भी संघ से बाहर नहीं रही और भाजपा कभी भी संघ से दूर नहीं रही। बाकी लोग कहने को कुछ भी कहते रहें, लेकिन संघ के लोग जो मतलब डायरेक्टली बीजेपी से नहीं जुड़े हैं और केवल संघ के लिए काम करते हैं, उनके काम वो बिना नाम के लिए करते हैं। ना उनको अपने नाम की चिंता होती है, ना अपनी पहचान की चिंता होती है, ना उनको कुछ नहीं चाहिए होता। आते हैं, काम करते हैं और काम करके आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल पंकज जी, आपके कुछ सवाल हो तो अश्विनी जी से। नहीं, मैं इन्हीं के बात को आगे बढ़ा रहा था कि देखिए, मुसलमानों का कोई देश नहीं होता, उनकी पार्टी तो नहीं होती, देश भी नहीं होता। एक क्षण के लिए फिलिस्तीन पे इजराइल ने बम गिरा दिया, चाहे भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के मुसलमान गले फाड़ फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देंगे। आप उम्मीद करोगे उनसे राष्ट्रभक्ति की भावना की, या फिर वो भारत के प्रति निष्ठा की? उनकी निष्ठा सिर्फ एक ही है और वो बोलते हैं इस चीज को खुल के। और आप अपने से, अपने माइंडसेट से उन्हें देखने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं समझ सकोगे। आप उनके माइंडसेट से देखने की कोशिश करो कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको पार्टी से मतलब नहीं। देखिए, उन्हें ना कांग्रेस से प्यार है, ना लालू परिवार से प्यार है, ना अखिलेश से प्यार है, क्योंकि लालू परिवार और अखिलेश बीजेपी को हरा पा रहे हैं, उनके इमीडिएट दुश्मन को, तो इसलिए उनके साथ हैं। कल को बीजेपी नहीं रहेगी तो इनको भी दगा दे देंगे। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का मैं उदाहरण बार बार लेता हूं, खूब मुस्लिम परस्त राजनीति की, मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। कल एक गुजरात से एक मुसलमान आ गया, वहां पे खड़ा हो गया मुर्शिदाबाद में, सारे के सारे मुसलमान यूसुफ पठान को वोट देके चले आए। ये सबक है सेकुलर पार्टियों के उन हिंदुओं के लिए भी कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे कोई किसी को लगाव उगाव है नहीं, और कई लोग जानते भी हैं। तो पंकज दूसरी जी ये बात जो पंकज जी ये बात फिर समझ लेनी चाहिए कि सबका साथ सबका विकास तो हो सकता है, लेकिन सबका विश्वास नहीं हो सकता। एक अली शाह गिलानी थे, कश्मीर के नेता, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भाजपा, मोदी या भारत की सरकार सोने का रोड भी बना के दे दे, हमें सोने का महल दे दे, फिर भी एक मुसलमान उसे वोट नहीं करेगा। अब इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से क्या कहेगा वो? ठीक है, आता हूं पंकज जी। लेकिन अश्विनी जी, सबका साथ सबका विकास तो जरूरी है, क्योंकि आप केंद्र में, आपको किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, आप सरकार चला रहे हैं, तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन सबका विश्वास असंभव है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि सांसद विधायक किसी पार्टी के नहीं होते। जब तक कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तब तक वो पार्टी का होता है। जैसे वो जीत जाता है, संविधान की शपथ ले लेता है, उसके बाद वो देश का हो जाता है। सांसद देश का हो जाता है और विधायक राज्य का हो जाता है। क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं देती। उनको जो सिक्योरिटी और पेंशन और ये सब मिलता है वो कोई नहीं देती। अल्टीमेटली वो संविधान की शपथ लेते हैं, इसलिए जनता के टैक्स के पैसे से उनको मिलता है। लेकिन जो पंकज जी ने कहा, उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको कश्मीर है। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी स्कीम लॉन्च किया कश्मीर के लिए, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले 50 वर्षों में इतना विकास किया होगा कश्मीर का। 370 खत्म किया, आतंकवाद खत्म किया, पत्थरबाजी खत्म किया, वहाँ टूरिस्ट नहीं जा रहे थे। भाई 370 नहीं खत्म होता तो आतंकवाद नहीं खत्म होता, आतंकवाद नहीं खत्म होता तो वहाँ टूरिस्ट नहीं जाते, टूरिस्ट नहीं जाते तो उनकी कमाई नहीं होती। सारे बेरोजगार होकर बैठे हुए थे, ना वहाँ उनकी नाव चल रही थी, ना उनकी होटल चल रही थी, ना उनकी कारें चल रही थी, सब ठप था। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास करके वहाँ पे स्थिति को सामान्य किया, 370 खत्म किया, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद को काफ़ी कुछ कम किया, पत्थरबाजी को काफ़ी कम किया, टूरिस्ट बढ़ गए, एकदम माला माल हो रहे हैं वहाँ पे। जो साल में 5,000 10,000 नहीं कमा रहे थे, आज की डेट में 10 लाख 15 लाख रुपए साल में कमा रहे हैं। इसके बावजूद
जब वोट देने की बात आई तो कश्मीर घाटी से, कश्मीर क्षेत्र से बीजेपी को एक वोट नहीं मिली। जितना विकास माननीय जी प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जम्मू क्षेत्र का किया, उससे ज्यादा विकास कश्मीर क्षेत्र का किया। जम्मू में बीजेपी को पूरी सीटें मिली और कश्मीर से एक भी सीट नहीं मिली। अब्दुल्ला फैमिली ने पिछले दशकों से कश्मीर को लूटा, कश्मीर को मतलब बदहाली की तरफ ले गए। कांग्रेस को भी वहां सीट मिल गई, जबकि कांग्रेस ने क्या किया है कश्मीर में, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये मानसिकता दिखाती है कि उनको वो कांग्रेस को वोट दे देंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे देंगे, अब्दुल्ला को दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये मतलब ये इस समय पूरे जनता में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या कारण है कि एक ही राज्य के एक भाग में बीजेपी को वोट मिलता है, दूसरे भाग में नहीं मिलता, जबकि विकास के कार्य तो बराबर होते हैं। इसका मतलब कि जो वोट हुआ है कश्मीर में वो विकास के आधार पर नहीं हुआ, योजनाओं के आधार पर नहीं हुआ, खुशहाली के आधार पर नहीं हुआ। जो एकदम फटेहाल थे, बदहाल थे, बेरोजगार थे, भूखमरी के शिकार थे, आज वो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। वहां शांति आ गई है, टूरिज्म बढ़ गया है, लोगों को रोजगार चल रहा है, वहां के खुद के उनके जो गृह उद्योग हैं वो पनपने लग गए। इसके बावजूद अगर वोट नहीं कर रहे हैं तो ये चिंता की बात है। इसका मतलब जो प्रसून जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल जी पंकज जी। एक बात और रोहित, मैं ये कह रहा था ना कि बीजेपी के वोटरों के साथ एक समस्या है। आपको रोजगार भी चाहिए, आपको महंगाई से निजात भी चाहिए, आपको अच्छी इकोनॉमी भी चाहिए, बढ़िया फैसिलिटी चाहिए। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भाजपा को हराना चाहिए, बस। एक ही टर्म्स कंडीशंस है। तो वो बहुत सुखी नेता हैं जो उनकी राजनीति करते हैं, क्योंकि वो कुछ डिमांड नहीं करते। और बीजेपी के वोटर जो हैं, जो खास करके हिंदू समाज जो है हमारा, इनको सब कुछ चाहिए। और 2 रुपए किलो महंगे टमाटर के लिए, 1 रुपए महंगे पेट्रोल के लिए वो सरकारें गिरा सकते हैं। उनको कुछ नहीं, उनको आप नरक में रखो। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा मुसलमानों ने किसे वोट दिया? कांग्रेस को। जब तक कांग्रेस इस देश की सरकार में रही, स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशें बताती है कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा बुरा हाल कांग्रेस की सरकारों में हुआ। सबसे ज्यादा दंगे उन्हें फेस करने पड़े, दलितों से बदतर हालत हो गई। लेकिन आज भी जाके पूछिए, गटर के ऊपर पाइप, जो सप्लाई पाइपलाइन है उसके ऊपर झोपड़ी बना के रह रहा है, लेकिन उसे नहीं चाहिए ना पक्का मकान। वो तो इस्लाम के लिए जी रहा है, उसके लिए तो असली जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। लेकिन तो उस माइंडसेट से आप देखिए। बिल्कुल पंकज जी, आपके कुछ सवाल हो अगर अश्विनी जी से, तो उन सवालों का जवाब ले सकते हैं आप। अश्विनी जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब तक तो अनुभव हो गया होगा कि ये सबका साथ सबका विकास, आपने कहा कि सरकार का काम है सबका काम करना, वो काम कीजिए ना हुजूर। लेकिन ये पसमंदा सम्मेलन, पसमंदा भाईजान, और एक बात और कि अगर कास्ट सर्वे अगर आरजेडी करवा रहा है हिंदुओं का, तो केंद्र सरकार से कहा कि मुसलमानों का कास्ट सर्वे आप करा दीजिए कि इतने वहां पे अंसारी हैं, इतने जुलय हैं, इतने धुनिये हैं, इतने अशराफ हैं, इतने ये हैं। बिल्कुल आंकड़ा आना चाहिए। अरे वो तो एक दूसरे के मस्जिदों में नहीं जाते, एक दूसरे का थूका हुआ नहीं खाते। ठीक है पंकज जी, जवाब लेते हैं अश्विनी जी। देखिए, कोई तो राज्य सरकार ये पहल करे। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि सरकार का कार्य है समाज को जोड़ना। संविधान जो कहता है, अल्टीमेटली सारे सांसद विधायक मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान क्या कहता है? जातिवाद खत्म करो, भाषावाद खत्म करो, क्षेत्रवाद खत्म करो, अलगाववाद खत्म करो, कट्टरवाद खत्म करो, जिहाद खत्म करो, माओवाद खत्म करो, नक्सलवाद खत्म करो, मतलब सारी समस्याओं ठीक करके आप एक समरस समाज की स्थापना करो। उसके लिए जो आवश्यक है बिल्कुल करना चाहिए। और पिछले 10 वर्षों में लगातार ये कोशिश भी हो रही है कि जो इतने तुष्टीकरण के पूरे जंगल तैयार हो चुके थे, उस तुष्टीकरण के जंगल को धीरे धीरे कमज़ोर किया जाए। वक्फ एक्ट में बदलाव शुरू हो चुका है, यूसीसी की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जितने पुराने तुष्टीकरण के बड़े बड़े पेड़ पैदा हो गए और उनको पानी दे दे के सींच दिया गया था, मुझे लगता है उनको एक एक करके ठीक किया जाएगा। और आने वाले टाइम में जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, एक देश एक विधान, सबके लिए एक कानून, कोई तुष्टीकरण नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वो धीरे धीरे उसकी तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको राजनीतिक ताकत की ज़रूरत होती है, सामाजिक ताकत की ज़रूरत होती है, लोगों के जागरूक होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जो अभी रिजल्ट आया है, जिस तरीके से अभी हरियाणा में आया, और आने वाले टाइम में आपका जो है बाकी झारखंड और महाराष्ट्र में भी ये होगा, 100% होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस साफ होगी,
कांग्रेस के सहयोगी दल साफ होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके का तुष्टीकरण का खेल हुआ था, उन्होंने बीच में जब उनको मौका मिला उसको लोग भूले नहीं है। तो मुझे कुछ समय के साथ साथ मुझे लगता है जितनी समस्याएं हुई हैं कांग्रेस ने पैदा किया उनको ठीक की जाएगी। जी पंकज जी, और सवाल कुछ? एक सवाल और है, चूंकि देखिए अश्विनी जी, मैं झारखंड में बैठा हूं, यहाँ दो समस्याएं सबसे ज्यादा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया और जो यहाँ जो लोकल ट्राइबल जो आदिवासी हैं उनकी बहू बेटियों की इज्जत। हम घूमते हैं, यहाँ जमाई टोले बने हुए हैं। जमाई टोला का मतलब क्या है पता है? कि वो चूड़ी बेचने, सिंदूर बेचने, इस तरह करके साइकिल पे आते हैं। और वो ये चूंकि आदिवासी समाज जो है, ट्राइबल समाज थोड़ा खुला हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि शादियां कर लेते हैं, दो दो लड़कियों से, तीन तीन लड़कियों से, चार चार लड़कियों से एक ही व्यक्ति शादी कर रहा है। और चूंकि CNTSPT एक्ट जो आदिवासियों का बना है उसमें ऐसा है कि बच्ची का जमीन होगा शादी के बाद, संपत्ति में अधिकार होगा, तो उन ट्राइबल लड़कियों की संपत्ति पे ये ऐश कर रहे हैं। तो या तो इसका कोई उपाय कर दीजिए, और दूसरा NRC उस इलाके में करवा दीजिए कि कितने बाहरी लोग हैं, क्योंकि जो नंगी आंखों से हर किसी को दिख रहा है वो सरकार को न दिख रहा हो ऐसा मैं मानता ही नहीं। बिल्कुल, अभी तो झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश भी था। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इनफैक्ट मेरी भी एक PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और झारखंड की सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है ये बताओ कि यहाँ पे झारखंड से आप कब निकालोगे। और इसका एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट चल रहा है भारत में। वहाँ बॉर्डर पे उनको लाया जाता है, अंदर फिर उनको शिफ्ट किया जाता है, फिर उनके लिए आधार बनवाया जाता है। इसके पूरे सिंडिकेट काम कर रहा है। कोई उनका आधार बनवा देता है घुसपैठियों का, कोई घुसपैठियों का राशन कार्ड बनवाता है, कोई उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, कोई उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है। ये पूरा सिंडिकेट, ये जब तक शासन का उनको संरक्षण मिला हुआ है तब तक उनको निकालना मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि जैसे चुनाव के बाद वहाँ की सरकार बदलेगी तो वहाँ पे बहुत बड़े मिशन पे काम होगा और झारखंड को वास्तव में फिर से झारखंड बनाया जाएगा। आज की डेट में आधा झारखंड बांग्लादेश बन चुका है और ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, ये देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है, ये हमारे लिए अपने आप में जो घुसपैठ हो रही है अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, ये बहुत बड़ा वॉर है हमारे खिलाफ। ये जो झारखंड में घुसपैठ हो रही है उसका एक बड़ा कारण है कि झारखंड की सरकार घुसपैठियों पे ठीक से धारा भी नहीं लगा रही है। मतलब उनको कायदे से घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो झारखंड की सरकार को उनके ऊपर NSA लगाना चाहिए, नहीं लगा रहे। झारखंड की सरकार घुसपैठियों पे UAPA कभी लगाती नहीं है। झारखंड की सरकार घुसपैठियों पे कभी वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है। झारखंड सरकार घुसपैठियों पे अपना गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा रही है, न उन घुसपैठियों पे देशद्रोह की धारा लगा रही है। उल्टा घुसपैठियों को आधार बना के दे रही है, राशन कार्ड बना के दे रही है, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रही है, बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रही है, वोटर ID बना के दे रही है। तो ये जो सत्ता प्रायोजित वहाँ खेल चल रहा है ये मेरे को लगता है चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा और वहाँ पे फिर से वहाँ पे झारखंड में पूरा आइडेंटिफिकेशन भी होगा और उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। पंकज जी, जिस तरीके से हरियाणा के परिणाम आए, आप झारखंड में लगातार देख रहे हैं, इस परिणाम का असर वहां पड़ने वाला है कुछ? देखिए, थोड़ा तो उत्साहित हैं, लेकिन मैं आज भी ये बार बार बोल रहा हूं कि देखिए यहाँ पे एक अजब सा इकोसिस्टम चल रहा है झारखंड में। उस इकोसिस्टम के हिस्से हैं ये कन्वर्जन करने वाले ईसाई मशीनरियां जो हैं वो हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी हैं। और इन लोगों ने अपने इकोसिस्टम से लोकल जो आदिवासी जो सुदूर जंगल में हैं उनको ऐसा कह दिया है कि तुम हिंदू नहीं हो, इनसे कट के रखो, ये तुम्हारे कल्चर के लिए खतरा है। जबकि खतरा हकीकत में ये मिशनरियां और वो है। इस इकोसिस्टम को कैसे होगी? जब तक सैद्धांतिक लड़ाई यहां नहीं होगी ना, विचारधारा की लड़ाई, तब तक नहीं होगा। अगर आप ये बोल दीजिएगा कि ठीक है वो 1000 दे रहे हैं हेमंत सोरेन, हम 2000 देंगे, तो बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि ठीक है देगा या नहीं देगा। यहां अभी भी कोर इशू जो है ना उसको पकड़ने की जरूरत है। आज बीजेपी यहां बोल दे कि हम NRC लागू कर देंगे सरकार में आने के बाद, या बोल दे कि हम गौ तस्करी जो हो रहा है वो साहेबगंज के रास्ते, उस पूरे रास्ते पे हम सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे, नहीं होने देंगे। किसी भी बहू बेटी की इज्जत नहीं लूटने देंगे। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। कन्वर्जन के खिलाफ रघुवर दास सरकार ने पहल की थी कि फोर्स कन्वर्जन, एटलीस्ट कि जो जबरदस्ती कन्वर्जन कराया जाता है उसके खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। इन सब बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहां तो बात कर रहे हैं कि 1000 वो दे दिया था, 2000 हम दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? लगता है कि विपक्ष से अलग राजनीति बीजेपी को करने की जरूरत है। पंकज जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उन्हें उठाने की जरूरत है, क्योंकि 24 में एक गलती हुई थी कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। जनता ने क्या कर दिया वो भूल जाती है, क्या करेंगे वो याद रखती है।
लगता है कि अब बीजेपी को वही करना चाहिए जो कर, मतलब वही कहना चाहिए जो जनता को हिट करे। बिल्कुल, झारखंड को बचाना बहुत ज़रूरी है और झारखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ और धर्मांतरण है। झारखंड के लिए जो तीसरा बड़ा खतरा है कि जो इस तरीके से वहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है, सड़कों के किनारे वहाँ पे इलीगल तरीके से वहाँ पे मज़ारें बनाई जा रही हैं, दरगाहें बनाई जा रही हैं, पक्के कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं, वहाँ चर्च बनते जा रहे हैं, जो झारखंड के पहाड़ियों पे अवैध निर्माण हो रहा है, झारखंड के जंगलों में अवैध निर्माण हो रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। ये बड़े प्लांडवे में हो रहा है कि कल की क्या होता है, जब जनगणना होती है तो जनगणना में केवल लोगों की काउंटिंग नहीं होती, जनगणना में ये भी काउंटिंग होती है कि किस गांव में कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिद है और कितने चर्च हैं। तो वो बड़े प्लान में ऐसे कर रहे हैं कि बाद में अगली वाली जनगणना हो तो गांव के गांव ऐसे भी निकलेंगे, पता चला उनमें मंदिर तो है ही नहीं है लेकिन वहाँ पे मस्जिद भी है और चर्च भी है। तो ये बड़े जो प्लान वे में वहाँ खेल चल रहा है, इसको रोकने के लिए सतर्क भी हैं हम लोग, अभी इसके दिमाग में भी है, कर इसलिए कुछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार को संरक्षण प्राप्त है जितने भी वहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं। बिल्कुल। आते हैं हरियाणा पर। 4 जून को जो नतीजे आए 240 पर बीजेपी रुकती है, बहुमत नहीं मिला। राहुल गांधी का पीआर मैनेजमेंट इस तरीके से रहा कि ये बताने की कोशिश की गई कि देश के जननायक हैं, यहाँ तक कि तो ये कह दिया गया कि 29 आते आते मोदी साफ हो जाएंगे, बीजेपी को हटा दिया जाएगा। लेकिन एक झटके में एक चुनाव में बीजेपी ने राहुल गांधी को फिर वहीं पर भेज दिया जहाँ पर वो 2004 में हुआ करते थे, 2014 में हुआ करते थे। देखिए, जननायक ऐसे नहीं बनते हैं, पीआर के जरिए कोई जननायक नहीं बनता और ऐड दे के कोई जननायक नहीं बनता। जननायक तो जनता उनको बनाती है। अगर आप राहुल गांधी का देख लीजिए, पिछले आप उनको पिछले 10 वर्षों की जितने इलेक्शन में उन्होंने कैंपेन किया वहाँ जीते क्या है, या राहुल गांधी की रैलियाँ जहाँ जहाँ हुई हैं उसको आप उठा के उसके आंकड़े देख लीजिए। आंकड़े ये बताते हैं कि राहुल गांधी जहाँ रैली की है उसमें से 70% सीट कांग्रेस हार जाती है। तो अगर वो जननायक होते तो कम से कम जहाँ रैली करते वो तो जीत ही जाते, वो भी नहीं जीत पा रहे, उसमें भी 70% वो हार जा रहे हैं। तो इसलिए आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कांग्रेस आज की डेट में कांग्रेस सनातन धर्म के लिए नहीं, केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपको भारत को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना बचानी है, तो आपको कांग्रेस को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस का रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस चीज को लोग समझने भी लग गए हैं। अब आज की डेट में यंग जनरेशन भी समझने लग गई है। जो बुजुर्ग नहीं समझ रहे थे, बुजुर्गों को लगता था कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वो भी समझने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि कांग्रेस का आप देख लीजिए ना, जहां उसको सत्ता मिलती है ऐसे ऐसे कानून, वक्फ बोर्ड जैसा कानून, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, माइनॉरिटी फिल्म यूनिवर्सिटी, जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देना, आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देना, एक के बाद एक वहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से लागू करके असम में 60 लाख बांग्लादेशियों को एक झटके में बसा दिया। तो कांग्रेस को जब भी सत्ता मिली है वो केवल और केवल भारत विरोधी कार्य में रही है। पहले लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, मीडिया बहुत कम था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी उतना लोग उसका प्रचार प्रसार कम था, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था। अब लोग जान गए हैं, तो मुझे लगता है अब ये कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है और आने वाले इसके चुनाव परिणाम में भी इसका आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस एक्सपोज हो रही है। जो गुस्सा 24 के चुनाव में जनता का था वो हरियाणा आते आते लग रहा है कि शांत भी हो गया है। लेकिन जिस तरीके से और कई मुद्दे हैं, अभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा जिस तरीके से चला, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस को अभी तक कई लोग राष्ट्र भक्त पार्टी मान रहे थे, अब अगर कांग्रेस की पोल खुल रही है, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र की जो बात कर रहे थे, क्या अब जनता को यह समझ आ गया है कि ये झूठ बोल बोल के 24 जीते थे? देखिए, कांग्रेस कहती क्या है, करती क्या है, इसको मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। संविधान बन रहा था, उसमें 3 बार सेकुलर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव आया और 3 बार चर्चा हुई और सेकुलर शब्द को रिजेक्ट कर दिया गया। संविधान निर्माताओं ने कहा ये जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम यहाँ सबको सब इक्वल राइट दे रहे हैं, फिर इसलिए सेकुलर शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। 1975 में कांग्रेस इमरजेंसी लगाती है। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो जाता है। ध्यान से समझिए, मार्च 76 में लोकसभा का जो 5 साल का टेन्योर था कंप्लीट, खत्म। और दिसंबर 76 में संविधान को कांग्रेस बदल देती है, उसमें सेकुलर शब्द जोड़ देती है। मतलब एक तो इमरजेंसी, टेन्योर खत्म, लोकसभा है नहीं, इमरजेंसी लगी हुई है, सारे नेता, विपक्ष के नेता जेल में है, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है। उस समय तो ऐसे भी था कि कुछ एक अखबार तो ऐसे उनका बिजली भी काट दिया था, तो बेचारे जनरेटर किराए पे लेकर अपना अखबार छाप रहे थे, ये सिचुएशन थी।
ऐसे में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल देना और आज फिर संविधान की बातें करना। चलो ठीक है, एक बार तुमने इमरजेंसी में कर दिया, तो अगर सेकुलर शब्द जोड़ी दिया था तो मजहब के आधार पर फिर कानून क्यों बनाना शुरू कर दिया? एक तरफ ये सेकुलर शब्द जोड़ती है और दूसरी तरफ 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी की दर्जा दे देती है। माइनॉरिटी कौन है? कांग्रेस नहीं बताती है कौन है माइनॉरिटी, 1% वाला, 0.5% वाला। बाद में माइनॉरिटी कमीशन भी बना देती है, बाद में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना देती है। भारत में कभी माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होती नहीं थी। पहली बार भारत में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री 2006 में बनी है, उसके पहले सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी। तो ऐसे में कांग्रेस के जो कुकर्म है, कांग्रेस के जो भारत विरोधी कार्य हैं, कांग्रेस का जो बांटो और लूटो वाला जो खेल है, अब वो धीरे धीरे आम जनता को समझ में आ रहा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल अश्विन जी आपसे, कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी हो गई है कि अब पूछ पकड़ के उनको दूसरों का चलना है, और दूसरी तरफ क्या अब इनसे इस तरीके से कोई गठबंधन करना चाहेगा? मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जितने लोग थे इनके साथ आए थे, जोड़ी बना रहे, तो सारी जोड़ी टूटने वाली है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी भी अब कांग्रेस के साथ नहीं, मुझे लगता जोड़ी बनाने वाले हैं। बिहार में भी आज की डेट में आप कांग्रेस को देखो, हर जगह वो बी टीम है। महाराष्ट्र में कांग्रेस बी टीम है, यूपी में कांग्रेस बी टीम है, आपके बिहार में कांग्रेस बी टीम है, बंगाल में कांग्रेस बी टीम है। बंगाल में तो कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे, जो आपके अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में जो स्पीकर रहे, नहीं मुख्य नेता विपक्ष थे, उनके नेता प्रतिपक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे अधीर रंजन चौधरी। हाँ, वही हार गए। ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो कांग्रेस, और अच्छा है, मैं तो मानना है, ये मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस केवल और केवल अंग्रेजों के एजेंडे को आगे बढ़ाती है और मुगलों के एजेंडे को आगे बढ़ाती थी। जो काम मुगल नहीं कर पाए थे, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए थे, वो सारा का सारा काम कांग्रेस ने पहले किया, और अभी भी जहां उसको सत्ता मिलती है तो वो काम करती है। बिल्कुल। पंकज जी, फाइनल काउंटर। फाइनल कमेंट ये देखिए, अब तक जो कांग्रेस थी ना, चाहे वो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अब तक जो कांग्रेस थी ना, खास करके राजीव गांधी तक, फिर भी लोक लज्जा से चल रही थी, लाज लिहाज के कारण वो ढके हुए थे। ये माँ बेटे ने तो बिल्कुल एक्सपोज होकर शुरू कर दिया, एकदम खुलेआम कहते हैं ये, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से बांटेंगे, लड़ाई करवाएंगे, हिंदुओं को जाति जनगणना करा के लड़ाई कराएंगे, सिखों को खड़ा कर दिया कि तुम्हारे हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, कि किसान आंदोलन के नाम पे मणिपुर को ईसाइयों का मैटर बता दिया, वो ईसाई बनाम हिंदू का मैटर बता दिया। तो अब कोई लोक लज्जा नहीं, बिल्कुल खुलेआम। और फिर जब बाहर जाके ये जो बोलते हैं, जिससे मिलते हैं, कई तरह की खबरें हैं। आप देख लीजिए, हाल में एक बांग्लादेशी पत्रकार हैं, चौधरी साहब, सलाउद्दीन चौधरी, उन्होंने क्या सीरीज बनाई है राहुल गांधी के ऊपर, इनकी डिग्री को लेकर, इनके निष्ठा के ऊपर, इनके ड्रग्स में पकड़े जाने को लेकर, इनकी मां के बारे में, कैसे यूपीए 2 की सरकार में कैसे म्यूजियम बने थे, भारत के मंदिरों से चुराई गई मूर्तियां इनके बहन के म्यूजियम में, सोनिया गांधी के बहन के म्यूजियम में, कुछ बाकी रहा क्या? और फिर भी ये जननायक है इस देश में। जरा सोचिए कि कोई भी दूसरा देश ऐसा होता ना, तो अब तक ये बहुत, मतलब मैं क्या बोला, राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता, लेकिन यहां जननायक बना घूम रहा है ये। ठीक है। नहीं, मैं उसमें एक चीज और जोड़ दूं। आप देखिए, आज की डेट में भारत में ड्रग स्मगलिंग बहुत तगड़े से हो रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां तो पुलिस ड्रग स्मगलर्स के पीछे पड़ी हुई है। दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के पास है, 5,500 करोड़ की ड्रग पकड़ी है। आप समझिए, अगर ये बिक गई होती तो कितने परिवार बर्बाद हो जाते। मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी, यूपी में ड्रग पकड़ी जा रही है। आप मुझे बताओ, जहां बीजेपी नहीं है वहां कहीं 500 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई हो। जहां पे बीजेपी का, बंगाल में कभी ड्रग नहीं पकड़ी जाती, आपके केरल में ड्रग नहीं पकड़ी जाती, आज की डेट में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां ड्रग नहीं पकड़ी जाती। आप, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे ड्रग स्मगलर खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जहां नहीं है, नहीं हो रही। बड़ी सीधा सा मतलब ये हुआ है। और ड्रग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद होती जा रही। स्कूल कॉलेज में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे लॉ कॉलेज, हर जगह पूरा ड्रग का नेटवर्क फैला जा रहा है। ड्रग को यूज किया जाता है कन्वर्ट करने में। पूरे पंजाब में जो कन्वर्जन हुआ है, पहले उस शुरुआत में वहां पे मुफ्त में ड्रग बांटी गई, वहां के युवाओं को नशेड़ी बनाया गया, नशेड़ी बना के फिर उनको कन्वर्ट किया गया। ये स्ट्रेटजी इन्होंने बाकी और भी कई जगह फॉलो किया है कि पहले नशेड़ी बनाओ और नशेड़ी बना के उसको कन्वर्ट कर लो। तो ड्रग के खिलाफ जितनी कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। जहां पे तथाकथित सेकुलर पार्टियों की सरकार है, वहां कहीं पे भी ड्रग स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं आखिरी बिंदु में बोलना चाहूंगा रोहित, बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। ये खतरा जब तक नहीं खत्म होगा तब तक भारत को बचा पाना मुश्किल है। ठीक है, पंकज जी कुछ कह रहे थे?
आखिरी पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा, मणिपुर में ये हालत कभी नहीं पैदा होती अगर वहां की सरकार ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ अभियान न छेड़ा होता। बिल्कुल। वो पूरी पहाड़ियों पे ये उच्चतम क्वालिटी के कोकीन जो थे वो उगा रहे थे, और जब कार्रवाई शुरू कर दी तब इन्होंने ये सारा नौटंकी किया है। जो कोलंबिया का सबसे बड़ा जो ड्रग माफिया है वो सीधे कांटेक्ट में था यहां, और क्रिश्चियन मिशनरीज के कांटेक्ट में था। आप पूरी वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो वहां के हिंसा पे आई है। वो जो 5,500 करोड़ का, पंकज जी, 5,500 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई दिल्ली में, वो तो कांग्रेस का पदाधिकारी है। तुषार, बिल्कुल कांग्रेस का पदाधिकारी है वो, बिल्कुल आरटीआई सेल का हेड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को बचाने के लिए आपको कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस वो सारे काम करती है और करवाती है या इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है जो भारत को बर्बाद करने के लिए होते हैं। बिल्कुल। तो हरियाणा के एक चुनाव परिणाम ने किस तरीके से अब स्थितियां बदली और उसके पीछे और भी जो बातें हुई वो आपने इस वक्त सुनी। अश्विनी उपाध्याय जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आपका भी। अब आप दर्शकों की जिम्मेदारी है कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।